क्लास 10 की फिजिक्स। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट है बेटा, उसको आप देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग डील करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या स्टडी किया था? हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, राइट। बॉडी दो तरह की है, या तो बॉडी न्यूट्रल होगी या बॉडी चार्ज होगी। बॉडी चार्ज होगी तो कितने टाइप ऑफ चार्ज होगा? 2 टाइप ऑफ चार्ज, या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। यहां तक की बात हम कर चुके थे। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। कौन कौन सी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी की थी, दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट? दैट इज द बेस चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। किसको बोला जाता है? एक इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा, उस पर भी चार्ज होता है, एंड दैट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज बेस, as fundamental, and then the value of base charge or the electron per charge, that is what? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Is it clear? Coulomb is what? Coulomb is the SI unit of charge. क्या मेरी बात कंप्लीट है? अगर इतनी बातें कंप्लीट है तो अब हम डिजर्व करते हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो करंटली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां हमें इस प्रॉपर्टी का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस से। दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट? दैट प्रॉपर्टी इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, ओवरऑल चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है अप्रॉक्स 6 to 7 प्रॉपर्टीज है बेटा, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में आप बात कर सकते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और एडिटिव इन नेचर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। 10th क्लास पर बहुत है यार, 4 प्रॉपर्टीज हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करना है 4th नंबर पे, बस सफिशिएंट है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके अलावा हमारे पास चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, मतलब पार्टिकल कितनी भी स्पीड में मूव करे, उस पे चार्ज की जो वैल्यू है ना, वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि चार्ज कैसा होता है? कंजर्व होता है ना बेटा, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी भी होती है चार्ज के लिए, ठीक है ना। हमारे पास आइसोलेटेड बॉडी के लिए जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में होगा। ये सारी बातें 12th क्लास में आप जब जाएंगे तो वहां पर वापस से स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं 10th क्लास के लेवल पे, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद 4th नंबर की प्रॉपर्टी में आप जब नोट्स बनाएंगे तो 4th नंबर की प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? और एक बात आपको मैं बता दूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें क्या पता चलता है? अगर हमारे पास 2 बॉडी है, एक चीनू और एक मीनू, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब चीनू और मीनू हमारे पास 2 बॉडी है, तो हमारे पास मान लीजिए चीनू ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए मीनू को, तो मुझे बताइए कि चीनू के पास अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने पर क्या बन जाएगा? ज्यादा कौन होंगे? प्रोटॉन्स। तो मतलब बॉडी क्या बनेगी? पॉजिटिव चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो क्या बनेगी? नेगेटिव चार्ज। ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है वो पॉजिटिव बनती है, जो गेन करती है वो नेगेटिव बनती है। ये हमने सीख लिया था। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि अब हम ये पता लगाएंगे कि पहले जो चीनू पॉजिटिव बना है और मीनू जो नेगेटिव बना है, चीनू पर वैल्यू कितनी आएगी। नाउ बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू, नेचर हमें पता चल गया था कि बॉडी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब इस प्रॉपर्टी से हम क्या पता लगाएंगे? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। डन। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ना? इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो मजा आएगा। तो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। एंड माय डियर, तो पहले हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और उसके बाद डेफिनेशन हमें ऑलरेडी याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि Q इक्वल्स टू दैट इज प्लस माइनस NE। ये प्लस माइनस NE क्या है? देखिए, यहां पर प्लस साइन उस बॉडी पर आता है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करती है, राइट। अच्छा, चीनू ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट। तो प्लस साइन किस पे आएगा? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, और माइनस किस पर आएगा? जो गेन करेगी। अच्छा, n हमारे पास क्या है बेटा? n होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इन इंटीजर। Done? n is what? n is the number of electrons। कैसे बेटा? इंटीजर में। अच्छा देखिए इसका मीनिंग समझिए। मुझे आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए मेरे पास राम और श्याम, ठीक है, चीनों को छोड़ देते हैं, राम श्याम पे आते हैं। तो राम ने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए श्याम को। ध्यान से सुनना, राम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए श्याम को। तो राम पर क्या आएगा? नेचर पॉजिटिव, और श्याम पर क्या आएगा? नेगेटिव। ये बात हमने समझ ली। अब बात आती है कि मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि राम ने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया श्याम को? अबे इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी आएगा, या 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अरे ऐसा होगा क्या? नहीं ना। वैल्यू जाएंगे कैसे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बेटा यहां पर इसीलिए बोला जा रहा है n इज इंटीजर वैल्यू। मेरी बात क्लियर? ठीक। अच्छा ई बताइए, ई क्या होगा? ई होता है हमारा बेस चार्ज। और आपको पता है बेस चार्ज क्या है? बेस चार्ज हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छी तरह से बता चुका था आपको, याद भी हो गया होगा। जितने वीडियोस आ रहे हैं सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखें। अगर आपने इस पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस देख लिए ना, तो सारे के सारे मान के चलिए सारे क्वेश्चंस आपके हाथों में होंगे, टॉपिक सारे आपकी ग्रिप में होंगे। और लास्ट में बेटा, लास्ट में जो वीडियो है उसमें क्या होगा? सारे के सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीटेड है। मतलब एक तरह से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो राम हमारा था और जो श्याम हमारा था, तो राम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसको? श्याम भैया को। तो राम भैया पे चार्ज कितना आएगा? नेचर तो पॉजिटिव आएगा, ये तो हमें पता है। वैल्यू कितनी होगी? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं राम भैया पर चार्ज। तो राम भैया पर चार्ज कितना होगा? Q इक्वल्स टू, अच्छा लॉस किया ना इलेक्ट्रॉन का, तो नेचर क्या होने वाला है? प्लस। तो यहां पर आ गया प्लस। अच्छा n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2। तो दैट 2 इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना आया? प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। दैट इज द चार्ज ऑन राम। क्या राम पर चार्ज का कांसेप्ट क्लियर है क्या? वेरी गुड। इसी तरह से बताइए श्याम पर चार्ज कितना होगा? तो श्याम भैया पर चार्ज आ जाएगा, केवल प्लस की जगह माइनस आएगा, -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या राम और श्याम पर चार्ज की वैल्यू आपको समझ में आ गई क्या? किस तरीके से फाइंड होगी? चलिए अब हम इसको ये देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमें लिखना क्या है। तो देखिए हमने क्या किया बेटा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है वो बेसिकली क्या है? इंटीजर वैल्यू को अगर मैं चार्ज और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू फाइंड हो जाती है? दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं किसी इंटीजर वैल्यू को अगर बेस चार्ज से या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बेटा चार्ज की वैल्यू फाइंड हो जाती है? बिल्कुल सही। तो यही हमें डेफिनेशन में बोला हुआ है, ध्यान से देखिए कि द चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी, भाई बॉडी में जो चार्ज आ रहा है किसी भी चार्ज बॉडी पर, is always equal to integral multiple. Integral multiple means what beta? By integer values, right? Integral multiples of electron charge. Done? तो क्या होगा? तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आने वाला है that is the integral multiple of electron charge. Integral multiple of electron charge. Done? इसको आप और भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, जैसे कि the charge on any body, समझाने के लिए देख लीजिए कि हमारे पास the charge on any body is the integer multiple of base charge, right? Integer multiple of base charge. क्या मेरी बात कंप्लीट है? तो अब फाइनल, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे थोड़े एडवांस होते हैं, वो चाहते हैं कि सर हर चीज जो है वो कहां से आई वो हमें आप बताइए। तो देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं सर कि फॉर्मूला कैसे बना, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं बेटा। कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मैं बात करूं कि हमारे पास मान लीजिए वही 2 बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कितनी बॉडी? 2 बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी। अच्छा बॉडी ए ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन दिया बॉडी बी को। ध्यान से देखिए, तो जब बॉडी ए ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बताइए इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस या माइनस? इसने लॉस किया, तो लॉस किया इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब पॉजिटिव ज्यादा, तो +1e, एक ज्यादा हो गया प्रोटॉन। अच्छा इसने, इसके पास कितना हुआ? दैट इज -1e, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अच्छा फिर ऐसे करते करते अगर 2 देगा तो कितने दे सकता है? +n, तो +n ही हो जाएगा। इसी तरह से इस पर आते 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 कितना हो जाएगा? दैट इज -ne। तो मुझे बताइए कि
दोनों में अगर मिक्स कर दूं मैं, तो मैं नॉर्मली ये बोल सकता हूं कि बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट चार्ज विल बी व्हाट माय डियर, दैट इज प्लस माइनस Ne। तो अब अगर आप जिससे दे रहे हो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हो उस पे चार्ज कैलकुलेट करना है, प्लस Ne लिख दीजिए, जो गेन कर रहा है उस पर लिखना है तो माइनस Ne लिख दीजिए। क्या ये फॉर्मूला कहां से आया, ये भी आपको समझ में आ गया क्या? डन अच्छी तरह से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें केवल आपको ये बात पता होनी चाहिए। किसी भी बॉडी पर हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आपके सामने। चलिए ये कंप्लीट होने के बाद आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको फेयर कॉपी में कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 1 कूलम चार्ज, बेसिकली 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे पास आप 1 कूलम चार्ज भी बोल सकते हैं। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बहुत जगह पर पूछा जाता है। डायरेक्ट आप किसी भी बुक में देखेंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका आंसर जो है ना बेटा, वो आंसर है इसका 10। राइट, अब ये कैसे आता है उसको देखिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल्स टू Ne प्लस माइनस Ne। अच्छा, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन की बात अगर नहीं हो रही ना तो हम सिंपली Ne भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉस और गेन की तो बात हो ही नहीं, यहाँ तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो Q इक्वल्स टू Ne हम लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास बताइए कितने कूलम में निकालना है? 1 कूलम में। तो मुझे आप बताइए 1 कूलम मतलब मेरे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है ना, चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 कूलम। तो दैट 1 दे रखा है हमें चार्ज। अच्छा, n हमें फाइंड करना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? n इक्वल्स टू 1 बाय e लिख सकता हूं क्या बच्चों? लिख सकता हूं। तो दैट n इक्वल्स टू 1 बाय e, e कितना है डियर? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, यही है ना? अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है बेटा। 1.6 नीचे रखा है, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां से मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगेगा, ये 10 लग गया। अब मैंने क्या किया, इधर से एक 10 ले लिया, इधर से एक 10 लिया तो ऊपर हो गया 100 into 10 की पावर 18, इधर से एक 10 कम हो गया अपॉन 16। बेटा इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 6.24 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। So my dear, this is the answer and this is what? This is the number of electron in 1 coulomb charge, जो आपको डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे भी याद जब आप एक बार को 2 या 3 बार पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको याद अपने आप होने लगेंगी। ठीक है, ये मान के चलिए कि अगर मेरा वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो बातें आपको याद हो जाएंगी। प्रॉपर तरीके से देखने का मतलब ये है कि एक तो प्रॉपर हेडफोन लगे होने चाहिए, ठीक है, सेपरेट रूम होना चाहिए आपका, ये नहीं कि डिस्टरबेंस वहां पर हो रहा है, ठीक है, फोकस होकर स्टडी होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। और मैं वीडियो इस तरीके से बन रहे हैं कि आप इनको कॉपी कर सकते हैं, अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे 1 कूलम चार्ज में। Q इक्वल्स टू हमारे पास प्लस माइनस Ne होता है, प्लस माइनस का यहाँ कोई रूल नहीं है। सो वी हियर वी दैट Q इक्वल्स टू Ne। सो हमें निकालना था चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, तो 1 कूलम इज दिस चार्ज इक्वल्स टू Ne, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इक्वल्स टू 1 अपॉन E। सॉल्व किया, पावर जब ऊपर जाती है तो चेंज हो जाती है, माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। राइट, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा, एक 10 इधर से ले लिया, इधर 100 हो गया, इधर 18 हो गया। सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। डन, अच्छी तरह से, वेरी गुड। अब हम उस जगह पर चलने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद अब हम जहां पहुंचेंगे ना बेटा, वहां से हमारा चैप्टर शुरू होगा। एक तरह से अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक नॉलेजेस हैं जो हमें आनी ही चाहिए। ठीक है, चार्ज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी पूरी मूवी का जो हीरो है ना बेटा वो चार्ज है, तो इसीलिए हमने चार्ज को पूरा डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको डिस्कस किया। और अब इसके बाद मटेरियल जो है कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको डिस्कस करने के बाद हम हमारे स्टैंडर्ड टॉपिक पर चलने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। चलें,
तो पहले दो हमारे पास क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। मटेरियल जो है हमारे पास दो टाइप के होंगे बेटा, या तो मटेरियल कंडक्टर होगा या मटेरियल इंसुलेटर होगा। अच्छा, कंडक्टर मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब होता है जिनमें से करंट का फ्लो हो जाए, द मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं ना बेटा, करंट को पास करा देते हैं जो मटेरियल, उनको बोलते हैं कंडक्टर। अब आप जब जैसे जैसे और बड़ी क्लासेस में जाओगे वहां आप सीखोगे इलेक्ट्रिक करंट को वो पास क्यों कराते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब बातें बात की है। अभी के लिए आप क्या सीख सकते हैं कि कंडक्टर क्या है, जो करंट को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। इंसुलेटर क्या है, जो करंट को पास नहीं कराते। कंडक्टर, अगर मेरे पास एक कॉपर का वायर है, मैंने प्लग में लगा दिया तो करंट आएगा ना भाई, तो करंट आएगा मतलब क्या, मतलब वो कॉपर का वायर कंडक्टर है। क्यों? जैसे ही आपने प्लग में लगाया करंट का फ्लो हो गया तो मुझे करंट लगा, मतलब वो वायर कंडक्टर है। अगर आपने प्लास्टिक को पकड़ा और प्लास्टिक को प्लग में लगा दिया तो आपको करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें से करंट का फ्लो नहीं हुआ है। मेरी बात कंप्लीट? ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड द कंडक्टर। फॉर एग्जांपल माय डियर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ईटीसी, क्योंकि बहुत सारे हैं ना बेटा, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ईटीसी। डन। इसके अलावा बताइए इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर है मेरे पास एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं, दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। राइट हियर, दैट इज अ प्लास्टिक, रबर, एडीसी। ठीक है बेटा, जो भी मटेरियल में करंट पास नहीं हो रहा है समझ जाइए वो क्या है, इंसुलेटर है। मेरी बात कंप्लीट? क्या कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है? वेरी गुड। अच्छा, अब इस चैप्टर में जितनी हम आगे पढ़ेंगे ना बेटा, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि कंडक्टर लिया जा रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि उसमें से करंट पास हो जाएगी। डन, आगे चले। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर जो है ना वो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत अब होगी बेटा, तो ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक का बेसिक पार्ट था जो हमें आना चाहिए था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अवर टॉपिक एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, क्या है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एक बार आप लिख लीजिए। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये आपको बड़ी लगेगी, आप सिंपल ही याद रखिए कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब कि I इक्वल्स टू, बेटा इसको I से डिनोट करते हैं और दैट I इक्वल्स टू होता है Q बाय T। सो माय डियर, व्हाट इज द करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। डेफिनेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए बेटा, मैंने यहां बना दिया है कौन सी डेफिनेशन आपको लिखनी है, लिखा पूरा लीजिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए मेरी बात? इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या बोल रखा है कि बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर में से क्या हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में से क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी एरिया में से जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के साथ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपली मैंने बोल दिया, डेफिनेशन भी याद करनी है यार, तो सिंपली आप बोल सकते हो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चार्ज की बात आई ना, फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज। अच्छा, चार्ज में हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो अब इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और ब्रीफ में समझने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि सर चार्ज जब भी फ्लो करेगा तो वहां पर करंट डेवलप हो जाएगी, ये बात हमें समझ में आ गई, डेफिनेशन भी हमें याद हो गई। अब हम आगे आने वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर के जब वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे बेटा इस तरह की सर्किट। भाई बेसिकली हमें करना क्या है यार, हमें इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। आगे जाके सर्किट मतलब ये सब चीजें लगी हो, सेल लगाओ, बल्ब लगाओ, रेजिस्टर लगाओ, अमीटर लगाओ, तो ये पूरा बनेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, वीडियोस में सर्किट क्या है, पूरी डेफिनेशन वगैरह सब तरीके से लेने वाले हैं। अभी केवल मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात, करंट तक पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले ये हमारे पास मान लीजिए बैटरी है, सोर्स है ना बेटा, जिससे हमें वोल्टेज मिलने वाला है। तो जैसे आप सोर्स से मान लीजिए बल्ब को आपने लगा दिया, ठीक है, जब आपने बल्ब को लगाया तो क्या होगा, हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हम हमेशा बोलेंगे आगे आने वाले चैप्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, राइट। एक्चुअल में क्या है, करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों अपोजिट है। बात को समझिए, होता एक्चुअल में क्या हो रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, उसमें डिफरेंस आता है।
डिफरेंस कैसे आता है? याद रखिए हमेशा फ्लो जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ध्यान से देखिए यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रो जो फ्लो है ना वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। हमेशा बैटरी या सेल से लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पर जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो। देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कहां? लोअर टू हायर। और बेटा मैंने आपको पहले बताया था, शायद बताया हो, कि फिजिक्स में स्टैंडर्ड जो है ना वो नेगेटिव को नहीं मान के पॉजिटिव को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है कौन? करंट। और जिस करंट का नाम जब हम बोलते हैं ना कि करंट फ्लो हो रहा है वहां पर सर्किट में, तो बेसिकली आप उसका मतलब होता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो याद रखिए जब हम करंट बोल रहे हैं मतलब हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। याद रखिएगा कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन जो किसी वायर में है अगर वो ऊपर जा रहा है तो मतलब उस वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। ये बात दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लो, अच्छी तरह से कंप्लीट। ठीक, आगे आने वाले चैप्टर में बेटा, आगे आने वाले पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसी चैप्टर के जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि करंट का फ्लो हो रहा है इधर से इधर, तो मतलब आप समझ जाइए अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वहां बात करूंगा तो वो हो जाएगा इधर से इधर। डन? क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट समझ में आ गया आपको? और हम जो नॉर्मली करंट बोलते हैं ना दैट इज दिस कन्वेंशनल करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में होती है। क्या बात कंप्लीट है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है और हम जो करंट की बात करते हैं उसका फ्लो किधर से किधर होता है? हमेशा हायर टू लोअर। करंट का फ्लो जो हम करंट बोलते हैं उसका फ्लो होता है हमेशा हायर टू लोअर। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर टू हायर। बात कंप्लीट। सेल के अंदर की प्रोसेसिंग बेटा क्या होती है ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो हमारे काम की नहीं है। अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा जिस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। हमें बस ये याद रखना है सेल में पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट का फ्लो होता है हाई टू लो, दैट्स इट। क्या करंट का फॉर्मूला और कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, करंट कैसे फ्लो करती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये अगर समझ में आ गया हो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम डील करते हैं इसकी एसआई यूनिट। देखिए बेटा करंट जो है उसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू q बाय डी ना, तो q जो है दैट इज द चार्ज, और चार्ज की एसआई यूनिट हमें पता है कूलम होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, और दैट कूलम पर सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है? एम्पियर, जिसको स्मॉल a से भी डिनोट कर दिया जाता है। डन बेटा? बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 10th क्लास के अंदर कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आपका डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अच्छा कोई अगर पूछ ले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कहीं पर भी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए कूलम, पता है ना, शाबाश। अच्छा इसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ करंट हमारे पास क्या हो गई? एसआई यूनिट ऑफ करंट हमारे पास हो गई एम्पियर। डन गाइस? ये कंप्लीट है पूरा, ठीक है, करंट का कांसेप्ट पूरा कंप्लीट है। डेफिनेशन में आपको याद क्या रखना है वो भी आपको मैंने बता दिया। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लो नहीं करती है, एक्चुअल में जो सर्किट में फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को माना जाता है। डन? फॉर्मूला हम देखिए I इक्वल्स टू q बाय d। q इज व्हाट? q इज द चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम सेकंड, कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड द एम्पियर। डन? आगे चलते हैं। चलिए अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। बताइए जल्दी से, क्या आंसर इज करंट? अरे ये ना, वेरी गुड, आंसर इज करंट। ये डन? मुझे पता है आप सभी का आंसर आ गया होगा। वीडियो का पूरा ढंग से देख लिया, 100% चीजें आएंगी, याद रखो, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? डिफाइन 1 एम्पियर। बड़ा पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भैया 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो बेटा 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें? अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए। फॉर्मूला हमारे पास होता है सर I इक्वल्स टू q बाय d। अच्छा I क्या है? I क्या है? करंट है ना। अच्छा देखिए अगर मेरे पास किसी वायर में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, तो मुझे बताइए कि आंसर कितना आएगा? क्या आंसर 1 एम्पियर आएगा? क्या आंसर 1 एम्पियर है? अरे 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो
तो आंसर वही तो आएगा ना बेटा। तो मतलब इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में बोल दो। आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलोगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज, राइट, पर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। आंसर इज व्हाट, दैट इज 1 एम्पियर। क्या बात कंप्लीट? याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है, सारे नोट्स प्रिपेयर करिए तरीके से, सारी चीजें चलती रहेगी, ठीक है ना। पूरी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पर, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का मैंने आपको फिर बता देता हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का प्रॉपर एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर किसी को लगा कि सर मैंने वीडियो देखा उसके बाद मैंने क्वेश्चन ट्राई किए, सर क्वेश्चन प्रॉपर मेरे से नहीं बन पा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, वहां के क्वेश्चंस भी पूरे वीडियो में आपके पास होंगे। डन। अगर दीपक सर की वीडियो आपने देख रहे हो, इसका मतलब सब कुछ आपको आने वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जब हमने करंट के बारे में पढ़ लिया तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन देखिए। What is the amount of current flowing across a conductor if 36 coulomb flow pass a point in 12 सेकंड? ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, आपको फाइंड करना है बेसिकली करंट। तो I इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q बाय T ना, यही है फॉर्मूला। जब भी देखें करंट चार्ज, सबसे पहले फॉर्मूला तो लगाने का, ठीक है। तो I इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज Q बाय T। अच्छा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है डियर, दैट इज 36 कूलम्ब, तो दैट Q इज 36 अपॉन T। T इज द टाइम, दैट इज 12 सेकंड, तो दैट टाइम इज 12 सेकंड। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया भैया, आंसर कितना आ गया, दैट इज 3 एम्पियर। सो माय डियर द आंसर इज व्हाट, दैट इज 3 एम्पियर। क्या मेरी बात कंप्लीट, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बेटा।